हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योगिता पी शर्मा में आप सभी का स्वागत है। और गुड मॉर्निंग आप सभी को। अभी है मॉर्निंग का टाइम, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं है। इनफैक्ट धूप तो नहीं है, मौसम ठंडा है, लेकिन इतना भी ठंडा नहीं है कि हमें स्वेटर पहनना पड़े। ऑलमोस्ट अभी दिसंबर चल रहा है यहाँ पे, और अपने यूपी साइड में दिसंबर के टाइम पर काफ़ी सर्दी हो जाती है और सभी के स्वेटर वगैरह निकल आते हैं। लेकिन यहाँ का मौसम ऐसा नहीं है। हैदराबाद का मौसम ऐसा है कि कभी भी गर्मी जैसा मौसम, कभी भी बारिश, कभी भी सर्दी ऐसा मौसम हो जाता है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि आपको परेशानी होगी कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बिल्कुल नहीं, नॉर्मल रहता है। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। तो आज का जो व्लॉग मैं बनाने जा रही हूँ वो मेरी ही लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि मोस्टली मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं कि आज हमने ये चीज़ परचेज़ की, सबके मैंने रिव्यू डाले हैं। घर में जो भी फंक्शंस थे उनके रिव्यू, उनकी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं। घर में कुछ भी खाना मैं बनाती हूँ, जो मेरी रेसिपी रहती है या जो भी हमारे लाइफस्टाइल में जो भी होता है, वो सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं। लेकिन आज से मैं एक व्लॉग तैयार कर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो तैयार कर रही हूँ या शेयर कर रही हूँ एक ही है, लेकिन जो ब्लॉग बनने वाला है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो उसको मैं सिर्फ एक ही दिन में न बना के कुछ पार्ट्स में उसको डिवाइड करूँगी, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 करके। तो हो सकता है उसके काफ़ी सारे एपिसोड बन जाए, मुझे नहीं पता कि कितने एपिसोड बनेंगे, बट मैं शुरू से लेके लास्ट तक का सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। उस बीच वो सारी मेरी लाइफस्टाइल जो भी थी, आपको जानने के बाद कुछ भी अगर आपका माइंड थॉट्स अगर आता है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि जो मेरे साथ हुआ वैसा वैसा किस किस के साथ हुआ है। तो या फिर आपके साथ कुछ यूनिक हुआ है तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसी की लाइफ का क्या है, कैसा रहा होगा, नहीं मालूम। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी लाइफ ऐसी एडवेंचर नहीं है। अगर कोई लिखने भी जाएगा तो पूरी एक मूवी बन जाएगी एक तरह से। बनानी नहीं है, मुझे ऐसा कोई शौक भी नहीं है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव आए हैं, और मुझे भी लगता है कि मेरी बेबी को बहुत ज़्यादा एडवेंचर है। जिस टाइम पे हम उस चीज़ को झेल रहे होते हैं तो खुशी के टाइम पे खुशी होती है, दुख के टाइम पे दुख होता है। लेकिन आज उन चीज़ों को सोचते हैं तो हंसी आती है और याद भी करते हैं उन दिनों का। ऑफ कोर्स ऐसा कोई भी नहीं होगा इस दुनिया में जिसे अपने बचपन याद ना हो या वो उसको फिर से जीना ना चाहता हो। जब छोटे होते हैं तो सोचते हैं बड़े होंगे ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब बड़े होते हैं तो सोचते हैं बचपन ही अच्छा था। तो बस आज वही सब मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ब्लॉग। तो बात में स्टार्ट करने वाली हूँ अपने बचपन से। तो जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे घर में मेरी दादी, मेरे मम्मी पापा, सब लोग, यहाँ तक कि जितने भी मेरे नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, सब लोग हैं, सब यही बोलते हैं कि उस टाइम जो बारिश हुई थी वो आज तक बारिश नहीं हुई। ऑलमोस्ट 26-27 ईयर्स इस बात को हो चुके हैं, और वो लोग यही बोलते हैं कि जब मैं हुई थी वैसी बारिश आज तक नहीं हुई। क्योंकि मेरा जो बर्थ हुआ था वो हॉस्पिटल में हुआ था। मेरा मम्मी का ऑपरेशन हुआ था। मैं मम्मी की पहली बेबी थी बोले तो, मतलब मैं ही बड़ी हूँ और मेरे दोनों भाई छोटे हैं। वो नॉर्मल हुए थे, बट मेरे ही वजह से मम्मी को ऑपरेशन, सी सर्जन हुआ था। तो हॉस्पिटल में बताते कि जब बारिश हुई थी तो जो पलंग और जो भी सामान रहता है वो सारा कुछ पानी में तैरने लग गया था, इतनी बारिश थी। तो सभी को नर्सिस ने नीचे से ऊपर जाके जो है सेट किया था, सबको ऊपर शिफ्ट कर दिया था। नीचे काफ़ी पानी भर गया था। और जब हॉस्पिटल में खाना लेके जाना था तो मेरे चाचा और पापा, मतलब जो भी लेके गए थे उस टाइम पे, पानी में, घर से हॉस्पिटल दूर था, आगरा में था, और रहने वाले हम लोग मलपुरा के थे। तो वो लोग पानी से पैदल निकल निकल के खाना उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचाया था। घुटने घुटनों से ऊपर तक पानी था, इतना पानी था। आजकल अगर कहीं पे पानी भरता भी है, लोग बोलेंगे घुटनों तक, तो आम बात है, पानी भर जा रहा है। ऐसा नहीं है, भरता है क्योंकि आजकल पानी निकलने की सुविधाएं नहीं है, इस वजह से पानी जो है भर जाता है। लेकिन उस टाइम पे पानी इजीली निकल जाता था। लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी कि लगातार 3 से 4 दिन तक बारिश हुई थी, और बहुत ज़्यादा बारिश थी, जिस वजह से काफ़ी हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम भी हुई थी।
बट वो चीज़ आसानी से इजीली निकलती गई, दिन गुजरते गए। तो ज़्यादा कुछ बचपन का मुझे याद नहीं, लेकिन जितना मुझे याद है इतना ही मेरी दादी और घर के सभी लोग इतना बताते रहते हैं कि ऐसा ऐसा था। तो आज भी सुनती हूँ तो अच्छा लगता है कि जब मैं हुई थी इतनी बारिश हुई, सबको याद है। क्योंकि बीच में अभी डेथ से थोड़े पहले की टाइम की बात है, जब दादी को ऐसा हो गया था कि वो ना भूल जाती थी अपनी याददाश्त को, लेकिन कभी भी अगर ये इंसिडेंट उनको याद दिलाते थे ना, उनको फट से याद रहता था। वो आज तक नहीं, मतलब लास्ट टाइम तक जब अपनी याददाश्त को भी भूलने लगी थी ना चीज़ों को, तब भी उस चीज़ को नहीं भूलती थी। बात छेड़ दो ना तो शुरू से लास्ट तक उनको याद रहती थी। और मेरे दादाजी थे वो काफ़ी टाइम पहले ही एक्सपायर हो गए थे ऑलमोस्ट। मैं शायद जब 8th 9th या 9th 10th में थी तभी एक्सपायर हो गया था। और काफ़ी अच्छे नेचर के थे। आज भी अगर कोई उनका नाम लेके हमारे पूरे गांव में पूछता है तो सब लोग उनको बहुत याद करते हैं। इनफैक्ट हम लोग उनका नाम भी लेते हैं तो घर में सब लोग उनको याद आज भी कर लेते हैं। लेकिन लास्ट टाइम जब दादा की तबीयत ख़राब हुई थी वो हॉस्पिटल में थे, तो हम लोग उनको नहीं मिल पाए थे। मेरा छोटा भाई है कौशल, उसको बहुत ज़्यादा, और एक चाचा का लड़का है चेतन, इन दोनों से ज़्यादा लगाव था दादा का। ऐसा नहीं सबसे था, लेकिन उन दोनों से कुछ ज़्यादा ही था। सब लोग हॉस्पिटल जाके उनको मिल चुके थे। मेरे दादा की डेथ जो है वो हॉस्पिटल में ही हुई थी, तो लास्ट टाइम हम लोग उनको नहीं मिल पाई थी। खैर, दादा की भी बहुत सारी यादें हैं। जैसे होता है ना, बच्चों को इनकरेज करना बहुत करते थे। मैं 5th क्लास में थी और मुझे अच्छे से याद है कि स्कूल में कुछ कंपटीशन था जिसमें मैं जीती थी और मुझे फर्स्ट ग्रेड का जो है सर्टिफिकेट मिला था। तो पर्सनली मेरे दादा ने मुझे चुपके से पैसे दिए थे, बोला था अपना जो सर्टिफिकेट है उसको लेमिनेशन कराना, और अलग से पैसे दिए थे कि ये कुछ अपना खा के आना। तो पहले 5-5 10-10 रुपये भी बहुत बड़ी बात होती थी। आजकल तो अगर कोई गेस्ट आता है ना तो 100 रुपये 500 रुपये भी देखे जाएगा तो लोग मतलब बस इतना ही। लेकिन पहले बहुत होते थे, वो थोड़े से पैसे भी काफ़ी होते थे। तो मेरे दादाजी जो थे वो पोस्ट ऑफिस में थे, बाबू थे, पोस्ट ऑफिस से रिटायर्ड थे। और रिटायर होने के बाद अच्छा खासा उनको पेंशन आता था, तो कुछ भी काम की बोलते थे वो, तो बच्चों को कुछ ना कुछ बदले में देते थे। तो बड़ा वो दिन थे कि आज भी हम याद करते हैं। पहले कुछ नहीं था हमारे पास, नॉर्मल घर, नॉर्मल लोग, नॉर्मल लाइफ, लेकिन खुशियाँ बहुत थी। आज घर अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो पहले थी। कहते हैं ना कि घर में जब बड़े बुजुर्ग होते हैं तब तक उनकी कोई वो नहीं करता, कहते हैं रोकते रहते हैं, टोकते रहते हैं। जब वो नहीं होते हैं तब हम उनको याद करते हैं। तो जिसके घर में जिसके भी बुजुर्ग हैं उनसे इस तरीके का हेट ना करें। बहुत अनमोल चीज़ है, जब तक है उनका प्यार ले लो। तोड़ दिया? लगा दे अब। तो मुझे अच्छे से याद है कि जब हमारे घर में टीवी नहीं थी तो सबसे पहले हमारे बाबा लेके आए थे टीवी, जो कि ब्लैक एंड वाइट थी। जाओ टीवी बंद करके आ जाओ, जाओ जाओ बंद करके आओ। तो ब्लैक एंड वाइट टीवी थी, और वो भी हमारी जो गांव की मतलब एक एक गलियां रहती हैं। क्या हुआ? तो सबसे पहले हमारे गांव में नहीं, अपनी गली में, स्पेशली गांव का तो पूरे का मुझे नहीं याद या नहीं पता। तो ब्लैक एंड वाइट टीवी थी, बाबा साहब लेके आए थे। तो पूरी गली के जितने लोग थे शाम को सब लोग हमारे घर आते थे टीवी देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके घर में टीवी नहीं था। और बाबा जब लेके आए थे तो उनको ऐसा लग रहा था जैसे यानी क्या चीज़ आ गई है। और पहले एंटीना वाला वायर रहता था, जब डिश आती थी, चली जाती थी तो उसको हिलाते थे कि नहीं आ रहा वायर, नहीं आ रहा। और डीडी नेशनल था चैनल जो न्यूज़ का था, वो आते थे, उस पर काफ़ी सारे सीरियल भी आते थे। आजकल उसको कोई नहीं देख रहा। तो शाम को आती थी रामायण 7 बजे के आसपास। तो गली के जितने भी लोग थे सब हमारे घर आ जाते थे रामायण देखने को। कभी कभी लाइट नहीं आती थी, मिस कर देते तो दिन को देख लेते थे हम लोग, क्योंकि अपने तो घर में था टीवी। लेकिन गली के सब लोग हमारे घर आते थे। बड़ा अच्छा लगता था कि कम से कम पूरा आंगन जो था हमारा भर जाता था, इतने सारे लोग आते थे टीवी देखने को। ब्लैक एंड वाइट थी, बाबा साहब लाए थे। तो और कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे पापा ने भी, मेरे ने पोस्ट ऑफिस में ही थे उस टाइम, तो खैर उनका प्राइवेट था। लेकिन अभी मेरे पापा का गवर्नमेंट हो चुका है, क्योंकि समय के साथ साथ चीज़ें भी बदली है। तो जब
पापा पोस्ट ऑफिस में वर्क करते थे, तो साथ ही साथ उन्होंने अपना एमए की भी पढ़ाई की थी, क्योंकि जहाँ पोस्ट ऑफिस था उसके जस्ट सामने आगरा कॉलेज था जिससे पापा ने अपनी पढ़ाई की थी। वो अपनी पढ़ाई भी करते थे और वहाँ पे काम भी करते थे। तो जो भी सैलरी आती है वो आके दादा दादी को देते हैं, जो भी करते हैं उनका है। तो उसी से कुछ पैसे बचा के बाद में जब वो लेके आए थे तो वो कलरफुल टीवी लेके आए थे। फिर हमारे घर में कलरफुल टीवी आई, फर्स्ट बाइक थी वो जो तब आई थी। और मुझे अच्छे से याद है उस टाइम पे मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पे हम लोग खेल रहे थे। नॉर्मल गेम्स जो खेलते हैं गांव में हम लोग, बस वही स्कूल से आने के बाद खेलना, स्कूल के काम करना, खाना, शाम को फिर से लाइट चली जाती तो अजीब अजीब आवाज़ें निकाल के गली में सब लोगों को इकट्ठा कर लेना, फिर से खेलना। वो सारी चीज़ें थी जो आजकल बच्चे कहाँ खेलते हैं। बस गेम्स, वीडियो गेम्स, मोबाइल से यही खेलते हैं। लेकिन वो जो गेम्स थे उसमें बच्चे अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी करते थे और गेम्स भी होते थे काफ़ी, उससे लोग जुड़ते थे। वीडियो गेम से आजकल लोग जुड़ते कम और लोगों से दूरियां ज़्यादा बनती हैं। तो जितना हो सके अपने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ दे, ये गेम्स, वीडियो गेम्स और मोबाइल से बच्चे दूरियां बनाए, क्योंकि आंखें भी वीक होती है और लोगों से भी दूरियां। क्या साइकिल चलाओ, जाओ, ये छोड़ो, ये टूट जाएगी बाल्टी, ये टूट जाएगी, हट जाओ, जा जाओ साइकिल चला ले जाओ। हाँ ये निकाल दिया है तूने, जा अभी साइकिल चलाओ। हाँ तो फ्रिज जो था केवल टीवी और बाइक एक एक करके चीज़ें आने लगी थी, लेकिन फ्रिज जो था वो मेरे ताऊ जी के घर में था, पहले हमारे घर पे तब नहीं था। तो ताऊ के घर से जानबूझ के बर्फ़ लेने जब मैं गई थी तो मैंने उनको ये क्योंकि बाबा साहेब को ना अपनी स्वेलिंग वेलिंग पे सिकाई विकाई करने को बर्फ़ की ज़रूरत पड़ती रहती थी, तो उनके लिए मंगाती थी। मैं मारूंगी रियांश में। बाबा साहिब सो रहे थे दिन को, मुझे बर्फ़ चाहिए थी। ऐसी मैं छोटी थी तब, ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, 6-7 क्लास में थी। तो ताई को जाके मैंने ऐसे ही झूठ बोल दिया, तब बचपन था, कि बर्फ़ चाहिए, बाबा को ज़रूरत है, दे दो करके। तो ताई ने क्या किया, मेरी ताई की लड़की थी, उसको भेज दिया बाबा साहब के पास, पूछ के आओ बर्फ़ मांगी है या नहीं मांगी है। अब मुझे लगा कि उन्होंने पूछने को भेजा है, अगर बाबा ने तो नहीं मंगाई थी। मैंने कहा अगर उन्होंने मना कर दिया तो मेरे को पक्का आज पिटाई लगेगी, या फिर पापा को शिकायत जाएगी तो पिटाई लगेगी। तो लेकिन पता नहीं, होते ना बड़े बुजुर्ग को समझ जाते हैं। वो जब पूछने के लिए गई होंगी, मैं तो ताई के ही घर थी, तो पूछने आए तो बाबा साहब पता नहीं कैसे समझ गया क्या, तो उन्होंने ना करने की जगह हाँ कर दी कि हाँ मैंने मंगाई है। फिर जब मैं वहाँ से लेके आई तो फिर बड़े प्यार से समझाते थे, वो डांटा नहीं, बिठाया, बोला झूठ नहीं बोलना है, और चाहिए थी तो बोल देना था, क्यों जाके ऐसे बोला, मेरे से बोल के लेके आनी थी, कुछ नहीं। तो वो चीज़ें थोड़ी आज भी याद आती है कि हाँ वो कुछ अच्छा ही सिखाते थे हमें। रामायण भी थी, काफ़ी सारी चौपाई रामायण ही हमेशा वो हमारे सामने बोलते सुनाते, और उन्हीं से मुझे काफ़ी सारी रामायण भी पढ़नी आई। क्योंकि आजकल लोग किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन रामायण पढ़ना हर किसी के बस की नहीं है। उसको पढ़ लेगा, लेकिन जिस तरीके से उसको छंद चौपाइयाँ पढ़नी चाहिए वो लोगों को नहीं आती हैं। तो वो भी सीखी, कुछ हैं जो आज भी मुझे बिना देखे याद भी है, अगर मैं सुना भी दूंगी अभी तो मुझे नहीं पता कितने लोगों को आती होगी, कितने लोगों को नहीं। तो उसके बाद ताऊ जी ताई जी ये सब तो अलग रहते ही थे शुरू से, लेकिन चाचा चाची और हम लोग सब साथ में रहते थे। तो लेकिन एक टाइम के बाद वो लोग भी प्लॉट पे उनके लिए अलग बनवा दिया, वो लोग भी अलग शिफ्ट हो गए। जब तक घर में सब लोग साथ में रहते थे तो हम बच्चों को तो कुछ नहीं करना पड़ता था, क्योंकि चाची मम्मी ये सभी घर का सारा काम कर लेते थे और घर भी पूरा भरा भरा रहता था। लेकिन जब से फिर सब लोग अलग अलग हो गए तो उसके बाद थोड़ा अच्छा नहीं लगा था कि सब लोग अलग हुए। पर एक चीज़ अच्छी हुई थी कि अगर घर पे मम्मी पिटाई करती तो हम चाची के घर चले गए, कभी कहीं चले गए। तो घर इतने हो गए ऑप्शन अपने पास कि यहाँ नहीं तो यहाँ, तो ये चीज़ अच्छी। वैसे भी
आजकल तो यही हो गया, जितने पास रहते हैं थोड़ी दूरियां आ जाती हैं, तो ऐसी दूरियों से अच्छा है कि दूर रह के लोग पास बने रहे। तो थोड़ी दूर ऐसा भी नहीं है, अगर वो लोग गांव से कहीं बाहर निकले होते तो शायद कभी कभी मिलते, लेकिन घर गांव में ही रह के थोड़ी थोड़ी दूरी पे घर है, तो ये है कि पास के पास हैं, अलग भी है, तो जब मन होता है तभी चले जाते हैं, मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं जाने। तो अभी रिसेंटली की पास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा कि कोई भी त्यौहार फंक्शन होता है, जब हम उनके पास जाते हैं तो हमें 2 मिनट पहुंचने में लगते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि हम लोग काफ़ी पास भी रहते हैं, और जब भी एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत हो तो हमेशा सब एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। तो छोटा मोटा मन मुटाव तो हर किसी के घर परिवार में चलता है, आज तक ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें थोड़ा बहुत भी मन मुटाव ना हुआ हो, और थोड़ा बहुत भी मन मुटाव ना हो तो फिर परिवार ही कैसा कि शिकवे तो आजकल गैरों से नहीं होते, अपनों से तो शिकायतें हमेशा बनी रहती हैं। ये देखो हमारा बचपन पता नहीं ऐसा था कि नहीं। बस बस फिर क्या था, फिर उसके स्कूल ज्वाइन किया, स्कूल जाने लगे, स्कूल में फ्रेंड्स भी बने, और स्कूल में फ्रेंड्स बनते हैं तो दुश्मन भी बहुत जल्दी बनते हैं, खासकर आपके दोस्त ही आपके दुश्मन ज़्यादा बनेंगे। तो सेम चीज़ मेरी जो ताऊ की लड़की थी वो भी मेरे साथ मेरे ही स्कूल में पढ़ती थी। हम लोग उस टाइम पे 5th क्लास में थे, नहीं 4th क्लास में थे। 4th क्लास में जब थे तो मस्ती, ऑलवेज मस्ती। तो 4th क्लास में थे और वो मेरे से 1 क्लास आगे थी, तो उसको किसी लड़की ने तंग किया था, उसको परेशान किया था। वो लंच टाइम में रोते रोते मेरी क्लास में आई, मैं उससे 1 क्लास पीछे थी, मुझे आज भी याद है। तो मैंने क्या किया, ठीक है मैं उसको देखती हूँ, मैं थोड़ा कड़क टाइप थी बचपन में, तो कोई भी कुछ बोला था ठीक है मैं देखूंगी उसको, ऐसे करती थी। अब वो थोड़ी रो थोड़ी थी उस टाइम पे, आज का तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आजकल हमारी बातें नहीं होती है, कम भी होती है, नहीं बोलूँगी बिल्कुल नहीं होती है। तो उस टाइम पे फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है इसने मारा तेरे को, ठीक है इसको लंच में देखें। लंच टाइम में उसने जिस लड़की ने उसको मारा था उसको लंच में पकड़ा और उसके साथ फाइटिंग वाइटिंग भी की, और आपको पता है लड़कियों वाली फाइट कैसी होती है, फिर वैसी फाइट हुई। तो टीचर्स को पता चल गया, और एक टीचर थी उस टाइम पे रेखा मैडम, मुझे आज भी याद है, और स्कूल में काम चल रहा था, कुछ बन रहा था, स्कूल का बिल्डिंग नीचे था ऊपर बन रहा था उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया, उसमें जो एक गड्ढा खोदा गया था काम करने के लिए, वो टीचर ने मुझे उस गड्ढे में खड़ा कर दिया। लगभग 2 घंटे उसमें खड़ा करके रखा, रोती रही, और पनिशमेंट के तौर पे, और छुट्टी के टाइम पे फिर जाने दिया। फिर हमने छुट्टी के टाइम पे उसको फिर रास्ते में रोक लिया, फिर उसकी पिटाई की कि तेरी वजह से मेरे को गड्ढे में खड़ा रहना पड़ा। मतलब डर ऐसा था, पिटाई लगा दो फिर वही शैतानी करनी है, पिटाई लगने के बाद भी शैतानी, ऐसा था। फिर अगले दिन स्कूल आए, उसने फिर से शिकायत की टीचर को, टीचर ने आके फिर भाई उठाया अपना डंडा डस्टर लगाए हाथों में। अब और गुस्सा आया, बोल लगा टीचर ने हमारी पिटाई लगाई है, तो वही दादा दादी वाला प्यार फिर से जाग गया। तो घर गया, तो घर जाके हमने अपने हाथ दिखाए कि देखो टीचर ने ऐसे मारा है। तो राज रानी मैडम थी जिसने पिटाई लगाई थी, पहले रेखा मैडम ने पनिशमेंट दे दी, फिर राजा रानी मैडम ने पनिशमेंट दे दी। तो घर जाके जब दिखाया, दादी ने देखा, दादी को बड़ा गुस्सा आया। दादी अगले दिन गई स्कूल में, जाके कौन सी मैडम है बुलाओ से, उसको बुला लिया और अपनी लैंग्वेज में झाड़ दिया मैडम को कि इसलिए भेजते हैं अपने बच्चों को हम लोग यहाँ पे, कि यहाँ पे लाके नहीं है, और मारो तुम बच्चों को, मारने के लिए हम लोग ही काफ़ी हैं, हम लोग ही घर पे बहुत मार लेंगे, या पढ़ने भेज रहे हैं या पीटने के लिए भेज रहे हैं। इतना सुनाया। उस दिन के बाद से स्कूल में कुछ भी करते थे डायरेक्ट शिकायत हमारी घर जाती, टीचर नहीं पिटाई करता, फिर सीधी शिकायत घर, फिर घर वाले पकड़ के धोते। पर कोई सर्दी गर्मी नहीं, फिर से वही शैतानी। फिर क्लास बढ़ती गई, फिर 5th क्लास के बाद मैंने 6 तो किया था, लेकिन 7th क्लास मैंने ड्रॉप किया था। 7 ड्रॉप करने के बाद डायरेक्ट जब मैं 8th क्लास में गई थी, तो मेरे घर के बाजू में एक लड़की रहती है, राजपूत थे वो लोग, तो उसी की वजह से क्लास ड्रॉप की थी।
अनफॉर्चुनेटली उसने भी वही क्लास ड्रॉप की। दोनों को नहीं पता था कि दोनों ही क्लास ड्रॉप कर रहे हैं। एक दूसरे की वजह से क्लास ड्रॉप हुई और दोनों ही क्लास ड्रॉप करके सेम क्लास में फिर से आ गए। जब स्कूल फिर से रीओपन हुए, जाने लगे, एक दूसरे को देख के ये क्या हुआ, इसकी वजह से क्लास छोड़ रही है और ये फिर से सेम क्लास में। जब छोटी थी 5th क्लास में थी तो वो लड़की मेरे साथ ही सावली थी, इसलिए उसको काना बनाया गया था, मैं राधा बनी थी। कभी अगर घर जाऊंगी तो वो फ़ोटो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, आज भी मेरे पास है। तो बढ़ते 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 झगड़े, फ्रेंड भी थी झगड़े होते थे, फ्रेंड भी थी झगड़े होते थे, ऐसा था। तो 8th क्लास में अब साथ में आए तो एक कंपटीशन बन गया था दोनों के बीच में कि चाहे पढ़ाई का हो, गेम्स का हो, कुछ भी हो, प्रॉपर एकदम ऐसा था कि कंपटीशन हो गया था कि नहीं इससे पीछे नहीं है, ना वो ये सोचती है और ना मैं। कोचिंग्स भी जाते हैं, सेम कोचिंग दोनों की, मतलब जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश जिससे हम पढ़ते उसी से वो सेम, क्योंकि टीचर्स उतने ही थे उस टाइम पे। ऐसा नहीं था कि बहुत सारे ऑप्शंस थे गांव में, नहीं था। तो पहले तो मैं था, मेरा भाई था और ताऊ की लड़की, हम तीनों एक ही स्कूल में जाते थे। तो जिसको जो कोई भी कुछ भी बोलता, हम सीधे उसको ये बोलते थे ठीक है छुट्टी होने दे, तेरे को देखेंगे, मिलना पीपल के पेड़ के पास। रास्ते में एक पीपल का पेड़ पड़ता था, छुट्टी होते ही वहाँ जाके रुक जाते थे। अब वो आते कि ठीक है आज स्कूल में इन लोगों के साथ ऐसा कर दिया तो अभी लोग रास्ते में पिटाई करेंगे सोच के। तो कभी अकेले नहीं आती थी, वो भी अपने भाई वगैरह और अपना पूरा ग्रुप बना के आती थी कि अकेले में तो पिटाई लगेगी। तो बड़ी मस्तियाँ थी बचपन की जो अब नहीं है। तो स्कूल में जब थी, स्कूल का काम करना है, होमवर्क जो मिलता था पूरा याद से करके लेके जाना, कि अगर नहीं किया और वो अगर अपना काम करके लेके आई और पिटाई लगी तो फिर वो हमको चिढ़ाएगी, ये सोच के फिर पढ़ाई में बड़ा कंपटीशन था तो पढ़ने में भी मज़े आते थे। और एक और बात है जो शायद मैं यहाँ शेयर भी ना कर पाऊँ, उस चीज़ से भी उसको बड़ी जलन थी। तो फिर 14 नवंबर के टाइम पे एक कंपटीशन हुआ था हमारे स्कूल में, कबड्डी का कंपटीशन था। बॉयज़ का अलग था, गर्ल्स का अलग था। तो गर्ल्स कंपटीशन में वो सामने वाली टीम में थी, मैं दूसरी टीम में थी। तो आज भी याद है, और अगर किसी को ये वेरीफाई भी करना हो तो स्कूल के टीचर से आज भी जाके वेरीफाई कर सकते हैं, नो इश्यू। ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेरे उस स्कूल का नाम है। वो उस टाइम पे हाई स्कूल तक था, अब 12th तक हो चुका है। तो 9th क्लास में थी जब कंपटीशन था कबड्डी का, तो सामने की टीम से वो थी लास्ट टीम, उसके में 2 लड़कियां थी उस टाइम पे, और मेरी साइड में भी 2 लड़कियां रह गई थी। तो जब हम उसको बीट करने के लिए गए उधर तो इजीली निकल के आ गया, लेकिन जब वो मेरी साइड में नहीं, वो मेरी साइड आई तो बच के निकल चुकी थी। मैं जब उसकी साइड गई तो दुपट्टा जो था ड्रेस का, हम लोग ऐसे बांध के रखते हैं ना गांव में, स्कूल में खेलते टाइम, तो मैंने ऐसे दुपट्टे को फोल्ड करके बांध के रखा था। तो जब मैं उसकी साइड गई ऐसे छू के, जब अपनी साइड आने लगी तो उसने मुझे ऐसे पकड़ा, तो दुपट्टा उसका मेरे हाथ आया। तो मैं गेम से आउट ना होने के चक्कर में अपना दुपट्टा निकाल के छोड़ के उधर ही आई और अपनी साइड आ गई, तो जिस वजह से वो आउट हो गई। और उसने गुस्से में मेरा दुपट्टा उठा के ऐसे ऐसे करके और ज़मीन पे फेंक दिया। तो उस चीज़ से नज़र आता है कि वो फ्रेंड आपका फ्रेंड नहीं है और आपसे कितना जेलस है। तो क्योंकि भाई गेम है, हार जीत चलती है, हारने के बाद आपका नहीं बनता कि आप दुपट्टे को उठा के, जब वाइट दुपट्टा था यार मेरा, से उसने फेंक दिया दुपट्टे को, तो मुझे नहीं अच्छा लगा। काफ़ी जो लोग देख रहे थे वो मेरे को पहले से अलर्ट करते थे कि तुम्हारी फ्रेंड नहीं है, तुमसे जेलस है, लेकिन मैंने नहीं माना था। और उस दिन वो चीज़ मुझे समझ आ गई थी कि हाँ शी इज़ जेलस फॉर मी। तो फिर आगे आगे बातें होती गई, उसको मेरी कभी भी हेल्प की ज़रूरत हुई तो मैंने कभी अपना हाथ आगे से जल्दी नहीं बढ़ाया था। तो फिर दूरियाँ आती ही चली गई धीरे धीरे। और एग्ज़ाम्स भी थे तो कभी ना हेल्प लेना ना देना, मतलब बहुत ज़्यादा दूरी ऐसी हो गई थे। फिर उसके बाद 10th होने के बाद जब हम उस स्कूल से निकले, फिर हम 12th में एडमिशन होना था और 12th तक वो स्कूल नहीं था, तो मैं गांव से बाहर दूसरे स्कूल में एडमिशन दिलाया। तो पहले तो मेरी मम्मी ने मुझे मेरी नानी के घर पे एडमिशन दिला दिया था। मैं कुछ दिन वहाँ रही, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और बहुत होता है ना कि अपने घर की बात अलग होती है। कहीं भी क्या फोन गिर जाता है अभी, तो कहीं भी चले जाओ तो कितने दिन रह लोगे, तो घर की याद आने लगी। मैंने पापा को बोला, फिर नहीं पापा मेरे को यहाँ पे नहीं करना है,
फिर पापा ने मुझे घर पे बुला लिया और फिर से पापा ने एडमिशन दिलाया हमें धनौली में। बलपरा से थोड़ा ही आगे एक और गाँव था जो अब काफ़ी डेवलप हो चुका है, जहाँ एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है। अब तो काफ़ी कुछ बदल गया है इतने 20-25 सालों में। तो फिर जो है वहाँ एडमिशन दिलाया, वहाँ से मैंने 11th 12th किया। और मेरा भाई वो हमेशा मेरे साथ, जैसे जिस स्कूल में मैं थी पापा ने उसी स्कूल में उसका एडमिशन दिलाया, हर जगह से। तो जब उस स्कूल में जाते थे सेम था। तो हाई स्कूल के आपका एक इंसिडेंट बताना भूल गई मैं। सुबह उस स्कूल का जो मेन ओनर था दीवान सर थे, तो वो मॉर्निंग में बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते थे, क्योंकि बीच बीच में वो जब भी स्कूल में आते थे क्लास देखने के लिए, तो उनको लगता था कि बच्चे कहीं कुछ सीख के या अपने स्कूल को और आगे बढ़ाने के लिए वो बच्चों को फ्री में सुबह सुबह ट्यूशन पढ़ाते थे। हम लोग दिन में ट्यूशन जाते थे, काफ़ी सारे ट्यूशन थे पापा ने लगा के रखे थे, लेकिन वो मॉर्निंग में एक्स्ट्रा बुलाते थे, तो फिर हम एक्स्ट्रा भी सुबह सुबह चले जाते थे। तो मैं उठ जाती थी, वो सुबह 5 बजे बुलाते थे, 7 बजे के आसपास हमारा स्कूल रहता था, तो मैं तो जाती थी। लेकिन मेरा भाई, उसको ढक्के मार मार के लेके जाना पड़ता था। और उसको बाबा साहब थे उठाते थे, कौशल कौशल नहीं उठता, 2-4 बार में नहीं उठना, ऑलवेज मेरे भी लेट करता। और अकेले मैं इसलिए नहीं जाती थी कि सुबह सुबह कुत्ते पीछे पड़ जाते थे, तो इसलिए इसको साथ लेके जाती थी। और वो सुबह सुबह हमेशा उठने में ड्रामा रहता था उसका, लेकिन चले भी जाता। तो वहाँ पे भी जाके जब तक सर उठ के फ्रेश होके आते थे, वहाँ पे जाके उनके तखत पे जाके फिर सो जाता वहाँ पे 10-15 मिनट। बड़ा ड्रामा करता। तो पढ़ाई भी थी, मस्ती भी थी, वो सारी चीज़ें आज भी याद है। फिर उसके बाद जब 12th में एडमिशन दिलाया धनौली में, तो उसके नए दोस्त बने। वो मुझसे एक क्लास पीछे था, और बड़ी बहन के नाते उसकी क्लास से जो भी शिकायतें आती थी, टीचर्स मुझे ही बुलाते थे कंप्लेन के लिए, जाना पड़ता था। तो 12th में जाके मैंने मैथमेटिक्स लिया था, तो बायो के बच्चे अलग थे और मैथ्स की क्लास अलग रहती थी। तो बायो वाली लड़कियां ज़्यादा थी, बायो की में लड़के कम थे, लेकिन मैथ्स क्लास में लड़कियां कम थी, लड़के ज़्यादा थे। हमारी क्लास में ऑलमोस्ट 6 लड़कियां थी, जिसमें से शालिनी और उर्वशी दोनों सॉरी, हम 6 लड़कियां थी क्लास में। तो 3 लड़कियां जो थी, चारुल, चंचल और सविता, वो तीनों आगे वाली सीट पे बैठते थे, और सेकंड सीट पे मैं, उर्वशी और शालिनी, हम तीनों बैठते थे। अभी रिसेंटली में 28 नवंबर को, इसी नवंबर में शालिनी की शादी हुई है। तो आई होप वो मेरी वीडियो देख रही होगी, तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे मैंने उसको ऑलरेडी बोल दिया है। तो उस टाइम पे फिर हम लोग अच्छे फ्रेंड बन गए, क्योंकि एक सीट पर बैठोगे, एक साथ काम करोगे 2 साल तक, तो फ्रेंड बन ही जाते हैं। और आज भी हम लोग हल्का फुल्का भी टच में हैं। तो 12th की ऐसी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था, नॉर्मल था सब कुछ। एक टीचर आती थी, एक लड़की थी, उसको लड़के काफ़ी तंग करते थे। वो बेचारी फिर 2 महीने के बाद स्कूल ड्रॉप करके चली गई, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे थे काफ़ी शैतान थे लड़के उधर के। तो इस वजह से जेंट्स टीचर ज़्यादा थे वहाँ पे, लड़कियों को इतना टीचर नहीं था। फिर 12th होने के बाद मेरे भाई के काफ़ी सारे दोस्त बने वहाँ से, सेंटा क्लॉज से, और शायद आज भी उसके लिए वो लॉयल है। तो 12th के बाद फिर मैंने किया था बीएससी, और 12th क्लास में भी मैंने काफ़ी अचीवमेंट किया था। वहाँ से भी मुझे काफ़ी सील सर्टिफिकेट्स हैं। आप चाहे मैं कभी भी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ आगे, आई होप ब्लॉग्स में। तो उस टाइम पे अखिलेश की एक योजना चली थी, हमारा बैड लक है कि हमें मिल कुछ नहीं पाया, बट क्योंकि उससे 1 साल पहले था कि सबको लैपटॉप मिले थे। तो उस टाइम पे मैंने 12th नहीं किया था, क्योंकि वो सन मेरा 12th का नहीं था लैपटॉप के हाथ से। नेक्स्ट टाइम जब मैं 12th में आई, तो उस टाइम पे स्कीम ये निकली थी कि जिस बच्चे की 12th क्लास में 85% आएंगे, उसको जो है 4 लाख 5 साल में मिलेंगे, यानी कि 80,000 पर मंथ, पर ईयर का था, 5 साल तक। वो फॉर्म फिल करना था, क्योंकि मेरी 85 से ऊपर थी 12th क्लास में। फॉर्म फिल कराया, लेकिन साइबर कैफ़े वाला इतना पागल निकला कि वो मेरा फॉर्म ही फिल नहीं कर पाया। कई बार उसको आज साइड नहीं खुला है, आज ये दिक्कत है, आज दिक्कत है करके उसने लास्ट डेट निकाल दी, लेकिन मेरा फॉर्म फिल नहीं किया। अदरवाइज़ मेरे को भी वो 4 लाख का बेनिफिट मिलता, जो मेरी आगे एजुकेशन या कुछ ना कुछ मेरे काम आता। अनफॉर्चुनेटली किस्मत में आया, लेकिन मेरी किस्मत से वो चला गया। मतलब मुझे किस्मत में मिला बहुत कुछ, लेकिन आते आते रह जाता है हर बार। लक या बैड लक, पता नहीं क्या बोलेंगे इसे।
तो फिर और उसमें कंडीशन, वैसे मुझे पॉलिटेक्निक करने का बहुत मन था शुरू से, पॉलिटेक्निक करने या फिर एलएलबी करने, सिर्फ ये दो चीज़ का मेरा ड्रीम था। लेकिन जो अखिलेश की योजना थी उसके तहत एक कंडीशन थी कि 85% आने के बाद अगर आप बीएससी करते हो, वो भी साइंस से, तो ही आपको वो जो उनकी सुविधा थी वो मिलेगी। इस वजह से मैंने बीएससी किया, वो भी मैथमेटिक्स से। लेकिन फिर भी साइबर कैफ़े वाला जब मेरा फॉर्म फिल नहीं कर पाया तो मुझे मजबूरी में जब एडमिशन ले लिया तो फिर मुझे करनी ही पड़ी बीएससी। तो पापा ने मेरा भी एडमिशन आगरा कॉलेज में ही कराया था, जो पापा के ऑफिस के सामने था। तो ये किसका कैसा लग रहेगा कि वो कॉलेज टाइम में है और उसको कॉलेज भी ऐसी जगह मिला है जहाँ पे मेरे पापा काम करते थे और ऑफिस के जस्ट सामने मेरा कॉलेज था। पापा कभी भी हमारे कॉलेज आ जाते थे, क्योंकि वो जो कॉलेज ओपन हुआ था वो स्पेशली आगरा कॉलेज के लिए ही ओपन किया गया था, ताकि कॉलेज में जैसे बच्चों को टिकट्स मिलती थी, कोई भी फॉर्म फिल करने हैं या कुछ भी है तो टिकट्स नेसेसरी रहता था वहाँ पे। और कोई भी मनी ऑर्डर पोस्ट करना है या वो कॉलेज की नीड, कॉलेज काफ़ी बड़ा है आगरा कॉलेज, आप चाहो सर्च कर सकते हो गूगल पे। तो उस वजह से उसको एक अलग से ओपन हुआ था वो गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे। तो जब कॉलेज आते थे पढ़ने के लिए तो कॉलेज में पापा के साथ ही जाती थी घर से। मेरे पापा का ऑफिस टाइमिंग भी सेम था, मेरा कॉलेज टाइमिंग भी सेम था। ऑलमोस्ट 10 बजे तक कॉलेज ओपन होता था, पापा को भी सेम टाइम तक ऑफिस जाना होता था। तो ऑलमोस्ट मेरे घर से 1 घंटा लग जाता हमें बाइक से जाने में, तो मैं पापा के साथ जाती थी और उन्हीं के साथ आती थी, क्योंकि शाम को 4 साढ़े 4 बजे मेरा कॉलेज ऑफ होता था। 2 बजे तक तो हम लोगों की क्लासेस रहती थी, उसके बाद 2 घंटे का हम लोगों का प्रैक्टिकल होता था। और पापा का ऑफिस जो था वो 5 साढ़े 5 तक रहता था। आते आते घर पे मेरे को 7 बज जाते थे। हम लोग सुबह घर से निकलते थे 9 बजे, शाम को आते थे 7 बजे। तो कॉलेज जाने के बाद बीएससी तो कर ली थी आसानी से, प्रॉब्लम नहीं हुई। और उसके बीच मैंने घर पे ट्यूशन भी स्टार्ट कर दिए थे, कुछ बच्चे आने लगे थे तो मैंने ट्यूशन भी किया था। तो जब तक मैं घर थी, इस कॉलेज की छुट्टियां हुई थी जो मई जून की जो छुट्टियां पड़ती हैं 2 महीने, तब मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया था। लेकिन जब आप कोई चीज़ नए ओपन कर लो, फिर 4 पैसे आपके हाथ आने लग जाते तो उसको छोड़ने का मन नहीं करता। तो बेशक मैं कॉलेज आने लगी थी, पीएससी कर रही थी, तो फिर भी मैंने बच्चों को नहीं छोड़ा था। जब शाम को मैं 7 बजे आती थी तो मैंने टाइमिंग उनकी 7 बजे रखी थी, और बच्चों को मेरी एजुकेशन पेरेंट्स को भी पसंद आई, तो इसलिए वो 7 बजे भी बच्चों को मेरे पास भेजते थे। तो जब कॉलेज जाती, फिर कॉलेज से वापस आते ही मेरे को बच्चे तैयार मिलते थे घर पे बैठे हुए, तो फिर मैं उनको पढ़ाती थी। लेकिन मुझे घर का कुछ काम नहीं करना पड़ता, सारा मम्मी करती थी। तो बीएससी करते करते, बीएससी में मेरी एक फ्रेंड थी, फिर मलपुरा से ही थी, वो भी वहीं बीएससी कर रही थी आगरा कॉलेज से ही। तो उसने फिर आके घर पे बताया एनसीसी के बारे में, क्योंकि वो भी एनसीसी करने वाली थी। तो उसके पापा भी उसके साथ कुछ कंपनी जा रहे थे, तो उसने भी अपने स्वार्थ से ही आके बताया था कि ताकि मेरे को अगर मिलता है करने को एनसीसी तो 2 लड़कियाँ हमारे गाँव से हो जाएंगी। तो उसके पेरेंट्स उसको हाँ कर देते, इसीलिए। तो पहले तो मम्मी पापा थोड़ा मना कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगा, नहीं हो पाएगा और ये वो। फिर बाद में वो मान गए तो फिर एनसीसी ज्वाइन कर ली। एनसीसी ज्वाइन किया तो थोड़ा पढ़ाई पे फ़र्क पड़ा, क्योंकि अगर एनसीसी ज्वाइन करते हो, कैंप्स भी जाने होते हैं, ड्रिल्स है, मतलब बहुत कुछ करना पड़ता है, तो फिर पढ़ाई पे इतना फोकस नहीं जा पाता। 1 सेकंड, चाकू दे, लग जाएगी, चाकू दे, छोड़। यार बारिश आ गई, ये देखो बारिश आ गई। बारिश यहाँ का ऐसा ही मौसम है। अभी थोड़ी देर पहले धूप नहीं थी, अभी बारिश आ गई, और हो सकता है कि दिन को धूप निकल आए। क्या चाकू क्यों ले रहा है तू? चाकू नहीं लेना, लग जाएगी। चलो, फैन ऑफ करने को बोली तो फैन ऑन करके चला गया। चलो बाहर खेलो, चलो आ जाओ। 1 सेकंड गाइस। तो उसके बाद क्या था, फिर एनसीसी भी ज्वाइन कर ली। और एनसीसी के लिए हमें सुबह 7 बजे
7 बजे 7:30 बजे जब बुलाते थे तब कॉलेज पहुंचना होता था। और 7 बजे पहुंचने का मतलब है कि तुमको 6 बजे घर से निकलना है। मेरे घर से 1 घंटा लगता था पहुंचने में। और 7 बजे तो पापा नहीं जाते थे क्योंकि पापा को ऑफिस 10 बजे जाना होता था। तो फिर उस टाइम पे ऑटो बस ऐसे जाना होता था, और जिसके लिए डायरेक्ट साधन नहीं था तब पहले घर से ऑटो से खेरिया मोड़ तक, फिर वहाँ से कॉलेज तक सैंकी तकिया तक, फिर से एक और दूसरा ऑटो, कभी कभी डायरेक्ट मिल जाता तो कभी चेंज करना पड़ता, फिर बस से कॉलेज तक 3 वाहन चेंज करने पड़ते थे। तो फिर कॉलेज आना, फिर टिफ़िन तैयार नहीं हो पाता था उस टाइम तक मम्मी, क्योंकि इतना जल्दी तो नहीं बनता था। लेकिन जब पापा आते थे 10 बजे के आसपास तो फिर वो लेके आते थे मेरे लिए। तो 7:30-8 बजे से जब ड्रिल होती थी एनसीसी की स्टार्ट, कॉलेज में ही प्रैक्टिस होती थी, फिर उसके बाद 10 बजे तक फ्री कर देते थे वो लोग, रिफ्रेशमेंट हमें मिल जाता था वहाँ से। तो उसके बाद कॉलेज स्टार्ट हो जाता था 10 बजे, फिर 2 बजे तक क्लासेस, फिर 2 से 4 बजे तक प्रैक्टिकल रहता था। यही रूटीन था। फिर बीच बीच में 2-2 मंथ के बाद हमारे आते थे कैंप, फिर कैंप जाना होता। मेरा फर्स्ट कैंप था आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज मथुरा। पहला था, एक्साइटमेंट थी, कुछ नया मिला था लाइफ में, अच्छा लगा था। लेकिन धीरे धीरे जब और कैंप करने लगे, काफ़ी सारे, मेरे ख्याल से मैंने ऑलमोस्ट 15-20 से ज़्यादा कैंप किए थे। और 15-20 कैंप का मतलब है कि एक कैंप हमारा 10 से 11 दिन का रहता था, और 10-11 दिन हमें वहीं कैंप में ही रहना होता था, घर में नहीं। हम लोग सिर्फ अपना कंबल वगैरह और अपना प्लेट वगैरह लेके जाते थे, अपने बर्तन, और खाना वहीं मिलता था, वहीं सोना, ड्रिल करना, यूनिफॉर्म रहती थी, अपनी यूनिफॉर्म को अपना तरीके से साफ रखना, सब कुछ करना पड़ता था। गन्स जब रहती थी, जब शूटिंग कैंप गया था मेरा, मुझे याद है अर्की गया था मेरा शिमला में, तो शूटिंग कैंप में मैंने काफ़ी सारी फायरिंग्स की थी, लेइंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन में। ऑलमोस्ट अभी तक मैंने 300-400 से ज़्यादा राउंड फायर किए थे। तो काफ़ी शूटिंग 25 से लेकर 50 की रेंज तक मैंने किया था। तो इतना कुछ उसमें सीखने को मिला था ना। ट्रैकिंग कैंप गया था, मैंने ट्रैकिंग भी की, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। वो लाइफ मेरी 3 साल ऐसी थी कि बहुत सीखा। अगर कोई बोले ठीक है आर्मी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन उनका क्या पेन और क्या चीज़ है वो सारी चीज़ मैंने फील की थी। इनफैक्ट मेरे ताऊजी भी थे आर्मी में, आर्मी से रिटायर थे, और अभी जो रिसेंटली में मेरे फादर इन लॉ है वो भी आर्मी से रिटायर है, सूबेदार में हिस्से। तो ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग हैं जो हमारे घर से ही रिलेटेड हैं। और तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है 3 साल उसमें पूरा। तो जो फर्स्ट ईयर जब था मेरा, जब तो कैंडिडेट थी उस टाइम पे, तो सिर्फ चीज़ें सीखी थी उस टाइम पे। और सीखते सीखते जब सेकंड ईयर मेरा आने लगा तो खुद मुझे भी वहाँ पे SEO की पोस्ट मिली थी। फिर लोगों को कमांड करना और उनको लीड करना। कैंप में मेरे को भी CO उसका वो रहता है, जैसे कैंडिडेट को रैंक दी जाती हैं, सार्जेंट और अंडर ऑफिसर। तो अंडर ऑफिसर की रैंक थी, फिर सीनियर अंडर ऑफिसर का बाद में मिला था मुझे। और जब बरेली वाला मेरा कैंप गया था, बरेली से आगे कैंप मुझे अभी इतना याद नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे कैंप किए थे। तो शाहजहाँपुर, बरेली, और एक और कैंप था मेरा नोएडा का, जो कि था GIC कैंप। GIC कैंप पहले जब हमारा नोएडा लगा था, उसमें कल्चर एक्टिविटीज़ भी हुई थी। तो कल्चर एक्टिविटीज़ में मुझे जोधा का रोल करने को मिला था, और एक फ्लैग एरिया तैयार करना होता है। और आप नॉर्मल लाइफ से ना यकीन नहीं कर सकते। अगर कोई भी बच्चा अगर मेरी ये वीडियो देख रहा है और जिसको NCC करनी है, तो आप 100% करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो कैंप का तो मैं क्या ही बताऊं, अलग अलग जगह के लोग आए थे, जैसे कुछ केरल के थे, क्योंकि जो नेशनल लेवल के कैंप थे हमारे स्टेट के अलग अलग सभी के, तो सब लोग आए थे वहाँ पे। गाजियाबाद के लोग थे, और हरियाणा के थे, केरल के थे, हर जगह के अलग अलग लोग थे। हर किसी का अलग अलग भाषा, अलग अलग
खाना तो सबको सेम मिलता था वहाँ पे, जो मिलेगा आपको वही खाना पड़ेगा। और मुझे अच्छे से याद है कि एक लड़की थी जिसने नॉनवेज और अंडे वगैरह खाती थी। ठीक है, वहीं से लेके आओ, जाओ वही अंदर है, लेके आ, अंदर लेके आ, अंदर से लेके आ, लेके आ, लेके आ, लेके आओ। लेकिन हम ठहरे ब्राह्मण, तो हम लोग तो भाई एग वगैरह नहीं खाते। और जब मुझे पता चला कि उसने मेरी प्लेट में एग खाया है तो मैंने वो बर्तन वहीं छोड़ दिया। और लास्ट के 3 दिन बचे थे तो तब तक फ्रूट्स वगैरह से काम चला लिया, लेकिन मैंने वो बर्तन में खाना नहीं खाया क्योंकि मुझे पता था कि उसने उसमें एग खा लिया। अब इतना वो नहीं करती, लेकिन उस टाइम पे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं थी। तो जब मैं घर आई, मम्मी ने पूछा बर्तन कहाँ हैं, तो मम्मी को बताया। मम्मी बोलते अब नेक्स्ट टाइम से तेरे को बर्तन नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है, लेकिन बाद में दे दिए थे मम्मी ने मुझे दूसरे। तो कैंप में भी आपको ना ज़रूरी नहीं है कि हर कैंप में अच्छी लोकेशन मिल जाए। कुछ कुछ कैंप थे जिनमें हमें इतनी अच्छी लोकेशन मिली थी क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल थे, अलग अलग रूम, अलग अलग बेड। कुछ जगह थी जहाँ अलग अलग नहीं था, शेयरिंग था, शेयर भी करना पड़ा। कुछ थे कि जहाँ शेयरिंग के लायक भी नहीं था, टेंट बना के रहना पड़ा। तो सब कुछ एक्सपीरियंस किया था वहाँ हमने, सब कुछ, अच्छा भी बुरा भी। अगर कुछ खाने को अच्छा नहीं है तो आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे आपको यूनिटी बना के रखनी है, डिसिप्लिन में रहना है, सब कुछ धूप में खड़े करके रखना था। गन्स में इतना जब करते थे हम लोग, जैसे से हाथ मार मार के हाथ ऐसे हो गए थे टाइट के किसी को मार दें तो छप जाए, इतना था। काफ़ी कुछ सीखा किया। एग्जाम्स भी हुआ था, एनसीसी का सर्टिफिकेट है मेरे पास। एक ही टाइम पे थोड़ी मेरी हेल्थ खराब हो गई थी। क्या पापा दीदी, पापा गए? ओके, जाने दो। टोपी कहाँ गिर दी तूने? अरे गिर के आ गया ये। यही होती है बचपन की मस्ती जिसकी मैं बोल रही थी। अब बड़े लोग होते हैं तंग। कहाँ है? अरे रे, अब मैं नहीं जा रही नीचे लेने। देखो हमेशा मेरे को तंग करना है ना, नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे गिर जाएगा। पहले तो ये कौन सा तरीका है रियाज? एक ये लो, देखो, एक पैर में स्लीपर और एक पैर में शू। धीरे 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 धीरे। कैप ऊपर से नीचे फेंकी है तूने। लेके आ, लेके आ, लेके आ, धीरे धीरे, गिरना नहीं, बारिश है। आ जाओ। धीरे। हमारी ये बाजू वाली जो है वो खाली करके जा चुकी है, और हो सकता है आपको न्यू टाइम आएगा रहने। अब मत गिरना वरना अब नहीं जाऊंगी लेने। तो गैस अभी मैं आ चुकी हूँ अंदर, क्योंकि बाहर ये बहुत तंग कर रहा था, बारिश थी और हर सामान नीचे से ऊपर से नीचे गिर रहा था, फिर मुझे बार बार लेने जाना पड़ता। अब इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको अभी अंदर लेके आ गई हूँ। यहाँ जो भी गिरेगा एटलीस्ट उठाने में आसानी रहेगी। तो जिस किसी को भी एनसीसी करने का मौका मिलता है ज़रूर करें। लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और बहुत कुछ यूनिटी, डिसिप्लिन, एक्टिविटीज़ और ऑब्स्टिकल्स करने को मिलेंगे, और हर जगह जाने का मौका मिलेगा। लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। तो जैसे जैसे 3 साल की मेरी बीएससी ख़त्म हुई, बीएससी के साथ मेरी एनसीसी भी ख़त्म हो गई, और बीएससी के बाद फिर मैंने ज्वाइन किया था एमएससी, और एमएससी किया था मैंने फ़िज़िक्स से।
मैंने दोनों में फॉर्म फिल किया था, मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी, दोनों में आया था नंबर मेरा। बट फिजिक्स में मेरा नंबर अच्छा था, इसीलिए मैंने फिजिक्स में मुझे एडमिशन मिल गया था। और उस टाइम पे ना सीट थी केवल 60, लेकिन जो प्रिंसिपल था चेंज हो गए थे, दूसरे प्रिंसिपल आया था उस टाइम पे और उन्होंने एडमिशन ले लिए थे 70, और 60 की बजाय 70 एडमिशन लेने की वजह से एग्ज़ाम टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आई थी। और वो क्या प्रॉब्लम आई थी वो आपको पता चलेगा मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैं ये ब्लॉग फिर मेरा काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रही हूँ। और एमएससी के टाइम पे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी जो कि इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई थी कि वो न्यूज़ में भी आ गई थी, उसके भी फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, और सारे मैं विद प्रूफ उसको अपने नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों के साथ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो मेरा नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना, भूलना नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।